नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर का हिंदी का पेपर, जिसको हम यहाँ पर हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को आज हम जो पेपर हमने किया था पहले, आज हम इस वीडियो में उस पेपर को पूरा कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम तीसरा प्रश्न कर रहे थे, जिसमें हमने तीसरे का जो पहला प्रश्न किया था, जिसमें कोमा और ध्रुव स्वामिनी की तुलना थी। आज हम उसी तीसरे का दूसरा भाग करेंगे। इसमें क्या है, शिखर स्वामी का संक्षिप्त परिचय देना है। सबसे पहले आपको क्या बताना है कि शिखर स्वामी किसका पात्र है, ये आपको बताना है। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी का पात्र है, और ये देखा जाए तो प्रमुख पात्रों में हम इसे शामिल कर सकते हैं। शिखर स्वामी अमात्य के तौर पर है, किसके दरबार में? रामगुप्त के दरबार में। और ये कुटिल राजनीतिज्ञ है, अवसरवादी है, लेकिन कायर और स्वार्थी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ये रामगुप्त को अपने अधिकार में करके उसे राजा बना देता है, जो कि गुप्त वंश के विरुद्ध है। लेकिन समुद्रगुप्त शिखर स्वामी के दबाव में आकर रामगुप्त को, जो कि एक अयोग्य राजकुमार था, उसे राजा बना दिया जाता है। क्योंकि शिखर स्वामी को क्या लगता है कि वो रामगुप्त को राजा बनाएगा और स्वयं राज्य पर शासन करेगा। तो कुटिल राजनीतिज्ञ होने के कारण ये रामगुप्त को राजा बना देता है, जो कि एक अयोग्य राजा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो शिखर स्वामी के चरित्र की विशेषताएं या उसका संक्षिप्त परिचय हम इसी प्रकार से दे सकते हैं। पहले हम इस प्रश्न की भूमिका बनाएंगे, जिसमें बताइए ध्रुव स्वामिनी नाटक है, जयशंकर प्रसाद रचयिता है, और शिखर स्वामी इसका एक प्रमुख पात्र है, जो कि एक कुटिल राजनीतिज्ञ है, अवसरवादी है और कायर और स्वार्थी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये चरित्र ही बताना है हमें कि शिखर स्वामी कौन है, कैसा व्यक्ति है। ये हमें चरित्र के रूप में ही यहाँ पर बताना है। उसके बाद है चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए चंद्रगुप्त वही, इसका भी आप परिचय बनाएंगे। देखो बेटा, बार बार मैं आपको एक ही चीज़ बता रही हूँ। अब हम अगर मान लो इसका सीधा लिखे, चंद्रगुप्त के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन है चंद्रगुप्त, कम से कम ये तो आपको बताना चाहिए। यानी फिर पहले आपको क्या करना है, आपको परिचय देना है, और परिचय में आप बताइए कि चंद्रगुप्त कौन है। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी का प्रमुख पात्र है, ये बात आप पहले बताओ, और उसके बाद बताओ कि इसके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। जिसमें सबसे पहली विशेषताएं आप बताओगे कि व्यक्तित्व कैसा है, आकर्षक व्यक्तित्व है, वंश मर्यादा का रक्षक भी है, ये उदार हृदय है, राष्ट्र के प्रति भक्ति के भाव हैं इसमें, निस्वार्थ प्रेमी भी है, कूटनीतिज्ञ भी है, क्योंकि वो ध्रुव स्वामिनी के साथ स्त्री बनकर नारी बनकर जाता है, यानी कूटनीति जानता है, नारी सम्मान का रक्षक भी है, लेकिन अंतर्द्वंद का शिकार है। तो ये पॉइंट मैं आपको करवा चुकी हूँ, वीडियो देखें, उसमें मैंने चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण आपको बताया है। और अंत में आप इसका क्या करेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे कि निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि ये ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्रों में है और एक योग्य पात्र है, एक राजा बनने के योग्य पात्र भी है, या कुशल पात्र कह सकते हैं। इस तरह से आप इसका निष्कर्ष करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न आता है, ध्रुव स्वामिनी वीरांगना होने के साथ साथ एक व्यवहार कुशल नारी भी हैं, स्पष्ट करें। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि प्रश्न आप वहीं ले जो आप कुशलता से लिख पाएँ। अगर आपने कोमा और ध्रुव स्वामिनी की तुलना अगर अच्छे से नहीं समझ में आ रही तो उसे छोड़ दें। आप देखें कि क्या शिखर स्वामी के बारे में आप जानते हैं विस्तार से, तो आप इसको लें। चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण मैं पॉइंटों में करवा चुकी हूँ, तो इस प्रश्न को लें। फिर आता है कि वीरांगना है एक, इसके साथ साथ वो व्यवहार कुशल नारी भी है, इसको स्पष्ट करना है आपको। फिर देखें कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में वर्णित नारी समस्याएं कौन कौन सी है, ये भी आप देखें। और इन दोनों प्रश्नों में से आपको कौन सा बहुत अच्छे से आता है, उसी को आप यहाँ पर लें। ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसा प्रश्न उठा दें जो शुरू तो कर दें लेकिन ख़त्म करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। और क्योंकि हमें 2 ही प्रश्न यहाँ पर करने हैं, तो इसलिए सबसे पहले आप इस पेपर को अच्छे से पढ़ें और उन 2 प्रश्नों का चयन करें। अब अगर आप ये प्रश्न करना चाहें तो इसमें आप क्या बताएंगे, कहाँ कहाँ पर आपको लगता है कि वो एक व्यवहार में कुशल नारी है। उसका जो सबसे पहले खड़ग धारिणी के साथ उसका व्यवहार है, उसके बाद चंद्रगुप्त के साथ उसका व्यवहार है, उसके पश्चात सबसे बड़ी घटना कहाँ पर आती है, कोमा के साथ जो व्यवहार करती है।
कोमा को शकराज का शव ले जाने देती है, यानी व्यवहार में कुशल है ये स्त्री। तो इस तरह से आप इसके उदाहरण देकर आप इसमें बता सकते हो। लेकिन सबसे पहले वही परिचय बनाएंगे। परिचय में क्या देंगे? जयशंकर प्रसाद का नाटक है, नाटक का नाम ध्रुव स्वामिनी है और ध्रुव स्वामिनी इसमें प्रमुख नायिका भी है और इसी के नाम पर नाटक का नामकरण किया गया है। अंत में आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे। अब अगर नारी समस्याओं वाला प्रश्न आप करना चाहें तो इसमें आप देखें कि नाटक में कौन कौन सी नारी से जुड़ी हुई समस्याएं ली गई है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो अगर इन समस्याओं को अगर हम देखें तो सबसे पहली समस्या क्या है? स्त्रियों को तलाक पाने का अधिकार नहीं है, ये समस्या इसमें उठाई है ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से। दूसरी समस्या क्या है? पुनर्विवाह का अधिकार स्त्रियों को नहीं है लेकिन मिलना चाहिए। इस पर मंदाकिनी काफ़ी बहस करती है पुरोहित से, तो ये भी समस्या उठाई है इसमें। बहुविवाह का विरोध, क्योंकि जैसे रामगुप्त जो शकराज है वो कोमा के होते हुए भी ध्रुव स्वामिनी को स्वीकार कर लेता है, यानी एक साथ दूसरी पत्नी का आगमन। तो ये बहुविवाह की जो प्रथा है ये बंद होनी चाहिए, इसका विरोध इसमें किया गया है। उसके बाद सती प्रथा का विरोध, कोमा सती होना चाहती है शकराज के साथ, तो कोमा के प्रसंग से सती प्रथा का विरोध भी इस नाटक में किया गया है। और इस तरह से अगर हम देखें तो ये प्रमुख समस्याएं हैं। हमें कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न ये नहीं करना, 4 पॉइंट हमने बनाए और 4 पॉइंट आपके पेपर में सफिशिएंट है, काफ़ी हैं। और अंत में आप इसका निष्कर्ष ज़रूर देंगे कि निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक में नारी जीवन से जुड़ी अनेक समस्याओं को उठाया है ताकि समाज को जागरूक किया जा सके। इस तरह से आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। कमेंट करके ज़रूर बताएं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, देखिए, संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं। संत काव्य कौन है? देखिए, कबीरदास आप बहुत अच्छे से कर चुके हो। कबीरदास हैं, इसके साथ साथ अगर देखिए गुरु नानक है, दादू हैं, वो क्या है? संत काव्य से जुड़े हैं। इसकी विशेषताएं हमें बतानी है। अगर आपने कबीर की विशेषताएं कर रखी है तो वो सारी विशेषताएं इसमें आ जाएंगी। सबसे पहले वही परिचय दीजिए, फिर विशेषताएं बताइए और अंत में निष्कर्ष बताइए। परिचय में आप बता सकते हैं कि संत काव्य के प्रमुख कवि कौन कौन हैं, प्रमुख संत कौन कौन हैं, वो उनके नाम आप ज़रूर डालेंगे। वीडियो में आप देखेंगे, मैं ये वीडियो में बहुत विस्तार से करवा चुकी हूँ। भक्ति काल की परिस्थितियाँ कौन कौन सी? देखिए, 8 नंबर का तैयार करना है हमें, तो ये पूरा बड़ा प्रश्न आपको लिखना है। भक्ति काल की परिस्थितियाँ, सबसे पहले राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ, साहित्यिक परिस्थितियाँ। कोई भी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, ये आप ध्यान में रखें। और जो मैंने आपको वीडियो डाला है उस वीडियो को देखकर ये प्रश्न आप तैयार करें। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। और क्यों कहा जाता है? तो ये प्रश्न भी हम कर चुके हैं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पेपर में पूछा जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है हिंदी साहित्य का। देखिए, एक तो इसलिए आप ये मानकर चलो क्योंकि ये जो साहित्य लिखा गया भक्ति काल, ये स्वांतः सुखाए नहीं था। कुछ एक रचनाएं हैं जो स्वांतः सुखाए हैं, लेकिन अधिकतर जो रचनाएं हैं वो लोगों के समाज के दुखों को दूर करने के लिए थी। दूसरा, इसमें जो कवि हुए हैं, कबीर है, जायसी है, तुलसी है, सूर है, ये महान कवियों के अंतःकरण की वाणी इसमें निकली है। और वो वाणी कैसी है? लोगों के दर्द को दूर करने वाली वाणी है, इसलिए इसे स्वर्णयुग कहा जा सकता है। इसके साथ साथ आप इसको पॉइंटों में जब डालेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आप इसमें बनाएंगे समन्वय की भावना, कि ये एक ऐसा काव्य है जिसमें समाज के सभी वर्गों में, सभी धर्मों में समन्वय की बातचीत की गई है। कबीर को देखिए, जाति पाति का विरोध करते हैं। सूरदास ने कहीं जाति का वर्णन नहीं किया। तुलसीदास कहीं जाति के साथ बंधे हुए नहीं। उनके राम उन निम्न वर्ग के प्रिय हैं और निम्न वर्ग से प्रेम करते हैं। तो इसलिए अगर देखें तो यहाँ पर समन्वय है किसका? सभी प्रकार के भावों का, धर्मों का, प्रेम भाव से उसको एक दूसरे में सम्माहित किया गया है। दूसरा अगर पॉइंट बनाए तो ये क्या है? स्वांतः सुखाए काव्य। स्वांतः सुखाए का मतलब क्या है? कि सुख देने के लिए। यहाँ पर केवल स्वयं के हित की बात नहीं की गई। माना कि कवियों ने स्वयं के सुख के लिए लिखा, लेकिन उसके माध्यम से वो समाज को भी सुख देना चाहते हैं। लोगों में प्रसन्नता का भाव रहे, समाज में उल्लास और आनंद का भाव रहे, ऐसी उनकी कामना है। उसके बाद अगर देखें तो इसमें ये भक्तिकालीन जो साहित्य है, इसमें धर्म, संस्कृति, समाज, जो भारतीय परंपराएं हैं, उनका खुले मन से चित्रण इन्होंने किया है।
ये लोक रक्षक काव्य भी है और लोक रंजक काव्य भी है। राम काव्य कौन सा है? लोगों की रक्षा करने वाला, लोक रक्षक। और जो कृष्ण काव्य है वो कौन सा काव्य है? लोक रंजक। रंजक यानी मनोरंजन करने वाला। तो सभी प्रकार के जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो इस काव्य में किसमें? भक्ति काल में मिलते हैं। इसके साथ साथ एकेश्वरवाद की ये कामना करते हैं। एक ईश्वर है, वो चाहे सगुण है चाहे निर्गुण है, उसी के रूप हैं और उसी की कामना इन्होंने की है, जिससे कि मुक्ति प्राप्ति संभव है। इसके साथ साथ समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए। तुलसीदास ने इस पर बहुत विस्तार से बताया है कि समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज होना चाहिए। तो इस तरह से जो भक्ति काल है, यहाँ पर केवल भाव ही नहीं बल्कि भाव और कला दोनों ही पक्षों पर विस्तार से इन्होंने लेखन किया है। भावों को महत्व भी दिया है, लेकिन इसके साथ साथ इनके जो कला पक्ष है वो भी अपने आप में अद्भुत और अनोखा है। इनकी भाषा किसी नियमों से बंधी हुई नहीं बल्कि भावों से बंधी हुई भाषा है, मन के उद्गारों को स्पष्ट करने वाली भाषा है। इसीलिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है और ये वास्तव में सही भी प्रतीत होती है, ये आप निष्कर्ष में लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है कृष्ण काव्य की विशेषताएं बताइए। देखिए, पहले संत काव्य की विशेषताएं हैं, फिर कृष्ण काव्य की विशेषताएं हैं। आप अगर 2-3 पेपर जब मैं आपको करवा दूंगी तो आप खुद ये ढूंढने लगोगे, जानने लगोगे कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं और कौन से बार बार आते हैं। ये जो हमने चौथा जो हम प्रश्न कर रहे हैं, इसके अगर आप अपने सिलेबस में देखोगे तो 5 से 6 प्रश्न है और उसमें से 4 आए हुए हैं यहाँ पर। 4 में से क्या करना है? कोई 2 करने हैं आपको। तो कितना आसान है ये, बहुत ही। अगर आप इसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, वीडियो से देख लोगे, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसे आसानी से इस पेपर को हल कर पाओगे। आइए अब देखते हैं कि कृष्ण काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, कृष्ण काव्य की विशेषताओं की अगर बात करें, वैसे तो मैं ये वीडियो करवा चुकी हूँ, आप वहाँ से इसको देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें सबसे पहले परिचय बनाए, फिर इसकी विशेषताओं का पॉइंट बनाए, जिसमें सबसे पहले कृष्ण लीला का गान किया है, भक्ति भावना है जो कृष्ण के प्रति है। और ये भक्ति भावना कहाँ से है? भगवत भक्ति है, ये रागानुगा भक्ति से प्रभावित है, जिसका आधार क्या है? भगवत गीता है। इसके साथ भ्रमर गीत वर्णन हमें यहाँ मिलता है कृष्ण काव्य में। समाज का चित्रण है, प्रकृति का चित्रण है, चरित्र चित्रण है और मौलिकता है। इसके बाद जो कला पक्ष है उसमें छंद आ जाते हैं, भाषा आ जाती है, अलंकार आ जाते हैं। तो ब्रज भाषा यहाँ पर प्रधान भाषा है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये बेटे आप वीडियो से अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पर अगर मैं बहुत विस्तार से करवाऊँगी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप सोचोगे कि मैडम पेपर पे ऐसे ही घुमाए जा रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहती, बल्कि थोड़े समय में बहुत सारी बातें आपको बताना चाहती हूँ। उसके बाद 5वां प्रश्न अगर हम देखें तो 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं लगभग 150 शब्दों में। और ये 5वां इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसी को टुकड़े टुकड़े करके हमने 5वां बना दिया है, छोटा बना दिया है, और ये हमने 8 नंबर के लिए किया था। जब आप इन प्रश्नों को तैयार करोगे तो 5वां प्रश्न अपने आप तैयार हो जाएगा। देखिए, भक्ति काल की धार्मिक परिस्थितियाँ। भक्ति काल की धार्मिक परिस्थितियाँ, जब हमने सारी ही परिस्थितियाँ कर ली तो धार्मिक परिस्थितियाँ तो इसमें हो गई। और करना कैसे है प्रश्न? सबसे पहले आप इसका परिचय दीजिए कि कौन सा काल है भक्ति काल, और भक्ति काल की जो परिस्थितियाँ हैं वो कैसी है। उसके बाद आप धार्मिक परिस्थितियों पे आ जाओ कि धार्मिक परिस्थितियाँ अच्छी है या नहीं है। देखिए, धर्म के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ इस काल में। संत काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य, सूफी काव्य, तो यानी धर्म के क्षेत्र में बहुत विकास किया इस काल में, भक्ति काल में। नाम ही क्या है? भक्ति। किससे जुड़ी हुई है? धर्म से जुड़ी हुई। तो अपने आप ही पता चल रहा है कि विकास किया। और अंत में आप इसका निष्कर्ष देंगे, यानी भक्ति काल की परिस्थितियों के बारे में आप बताओगे कि यहाँ पर अनेक धर्म और उनके संप्रदाय थे जो धीरे धीरे विभाजित हो रहे थे, लेकिन धर्म का विकास तो हो रहा था। उसके बाद आ जाएगा भक्ति काल का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए कि भक्ति काल को हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन से काव्य हैं? सूफी काव्य, संत काव्य। सूफी काव्य को आगे कैसे बांट सकते हैं? संत काव्य को निर्गुण भक्ति धारा में, और इसके साथ साथ संत काव्य को सूफी और जो निर्गुण थे उसमें बांट सकते हैं। क्या कह रही हूँ मैं? आप देखिए, निर्गुण और सगुण में हम बांटेंगे, थोड़ा दिमाग से निकल गया। निर्गुण और सगुण, एक निर्गुण और दूसरा क्या है? सगुण। निर्गुण में क्या है? संत काव्य और सूफी काव्य। इसको हम 2 भागों में बांट देंगे। पहला क्या है? संत काव्य, और दूसरा क्या है? सूफी काव्य। इसके साथ साथ जो सगुण है, सगुण में क्या है? राम काव्य, और दूसरा क्या है? कृष्ण काव्य। तो इस तरह से हम भक्ति काल का वर्गीकरण कर सकते हैं।
अष्टछाप के कवियों के नाम बताइए। देखिए अष्टछाप के कितने कवि थे, अष्ट यानी 8, और उन कवियों के नाम क्या क्या हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये नाम बताएंगे। कबीर की भाषा पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए कबीर क्या कहते हैं कि रुकी हुई भाषा कैसी है, भाषा में अगर नए शब्द नहीं आए तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे रुका हुआ पानी सड़ने लगता है, वैसे ही भाषा भी सड़ने लगती है या बेकार हो जाती है। इसलिए भाषा क्या है, ये बहता हुआ जल है, बहता हुआ नीर है। जितने नए शब्द इसमें सम्मिलित होंगे उतना ही जो भाषा है वो समृद्ध होगी। और कबीर की भाषा कैसी है, सद्दुकड़ी भाषा है, इसमें अलग अलग जो बोलियां हैं उनके शब्दों का समावेश हुआ है। कबीर की भाषा कबीर के अधीन है, कबीर अपनी भाषा के अधीन नहीं है। कबीर अपने भावों के अधीन है। भावों को स्पष्ट करने के लिए वो भाषा को जोड़ तोड़ मरोड़ कर में कोई कसर नहीं छोड़ते, ये आप यहाँ पर बताएंगे। लेकिन उससे पहले कबीर का परिचय देंगे, कबीर कौन है, किस काव्यधारा से जुड़े हुए हैं, उसके बाद आप कबीर की भाषा बताएंगे और अंत में आप कबीर इसका निष्कर्ष देंगे। तो ये प्रश्न भी आप ऐसे ही तैयार करोगे। बेटा 5 नंबर का प्रश्न भी अगर आप इतने सुंदर तरीके से लिखोगे तो आपके पेपर में नंबर कटने का कोई चांस नहीं बचता है। उसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न क्या कहता है। 2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं हमें। एक प्रश्न 5 का रहेगा। ये आपका कौन सा है, जो हिंदी वर्णमाला वाला भाग हमने किया था, भाषा और लिपि में क्या अंतर है, ये हम कर चुके हैं। हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजनों का परिचय देना है। बोली किसे कहते हैं, मुहावरों का अर्थ बताइए और महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए इसमें ये तीनों पर मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। मुहावरे आपको अपने आप करने हैं। इसमें से आपको मुहावरे का अर्थ क्या होता है और उसका महत्व क्या है, लोकोक्तियों का अर्थ क्या होता है और उसका महत्व क्या है, ये दोनों प्रश्न आप अपने आप तैयार करोगे। क्योंकि मुहावरों को अगर विस्तार से मैं करवाऊँ तो बहुत ज़्यादा मुहावरे हैं, बहुत ज़्यादा लोकोक्तियाँ हैं, वीडियो में करवाना संभव नहीं होगा वो। तो सिर्फ इसमें से आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ तो बचपन से जो करते आ रहे हो वही है आपके सिलेबस में, लेकिन आपको ये प्रश्न तैयार करना है कि मुहावरे का अर्थ क्या है और उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, महत्व क्या है। इसी तरह लोकोक्तियों का अर्थ क्या है और उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। ये 2 प्रश्न आपको खुद तैयार करने होंगे। ये तीनों ही प्रश्न मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। उसके बाद आता है ये जो 7वां प्रश्न है, ये 8 नंबर का आपके आता है। 8 ही प्रश्न रहेंगे, 1 नंबर का 1 प्रश्न है। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मुझे इनके उत्तर बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सबसे पहला क्या है, ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार का नाम बताइए। कौन से हैं, बार बार बता रही हूँ मैं, आप भूलें नहीं, इसलिए आप कमेंट करें। रामगुप्त को कलीव की संज्ञा किसने दी थी, कलीव किसने कहा रामगुप्त को। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए। बंदर घुड़की, यहाँ पर आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। यहाँ पर महत्व और ऐसा कुछ परिभाषा स्पष्ट नहीं करनी, केवल बंदर घुड़की लिखनी है और बंदर घुड़की का अर्थ क्या है उसका उदाहरण ज़रूर दें। उदाहरण देकर आपको बंदर घुड़की का अर्थ, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के सामाजिक सुधार आंदोलन में किस भाषा को माध्यम बनाया। हम सब जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस भाषा को महत्व दिया है। वर्ण के कितने भेद होते हैं। भक्ति काल की पूर्वापर सीमा क्या मानी, पूर्वापर सीमा यानी भक्ति काल की समय सीमा क्या है। घबराना नहीं होता यहाँ पर, जब आपको पता है कि क्या माना गया है तो पूर्वापर सीमा आपको बतानी है, समय सीमा आपको बतानी है। सन और संवत में कितने वर्षों का अंतर होता है, सम और संवत में कितने वर्षों का अंतर होता है। ये 57 साल का अंतर रहता है सन और संवत में। संवत आगे चलता है सन से, सन पीछे रहता है, संवत आगे चलता है। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, लोकोक्ति का अर्थ बताएं। ये लोकोक्ति है, अर्थ आप कैसे बताएंगे, उदाहरण देकर। पहले आप अर्थ लिखेंगे फिर उसका उदाहरण देंगे, जैसे आप बचपन में करते हैं लोकोक्ति और मुहावरे, ये बिल्कुल उसी प्रकार से करने हैं। तो 7वां प्रश्न का उत्तर आप मुझे देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। आज हमारा एक पेपर पूरा हुआ। आप बताएं कि क्या ये पेपर आपके लिए फ़ायदेमंद लग रहा है। अगर आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इसके बाद हम नया प्रश्न पत्र लेकर आएंगे। और अगर आप ये पेपर जितना मैं रोज़ आपको करवाती हूँ, उन पेपर को अगर आप अपनी बुक के साथ और इस वीडियो के साथ तैयार करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर पाओगे। जुलाई में पेपर होने की उम्मीद है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उससे पहले ही बहुत अच्छी तैयारी कर लोगे। इसीलिए इसी तरह चैनल से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।